राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अपाहिज लड़की और उसके भाई की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। संतोष जी के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा नितिन और छोटी बेटी नीतू। नीतू अपाहिज थी और नितिन नीतू से 15 साल बड़ा था। नितिन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी घर में आ चुकी थी। नितिन को विदेश से बहुत अच्छा पैकेज मिला हुआ था, इसलिए वह लंदन जाना चाहता था। नितिन अपनी पत्नी के कहने में अपनी माँ से बोला, माँ, तुम नीतू को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दो और हमारे साथ विदेश चलो। जब संतोष जी ने अपने बेटे के मुंह से अपनी बहन के लिए यह बातें सुनी, संतोष जी ने एक जोरदार थप्पड़ नितिन के गाल पर दे मारा और कहने लगी, खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा उसे कभी अनाथ आश्रम में छोड़ने के बारे में। अब नितिन की पत्नी भी जो मन महसूस कर रह गई, वह नितिन को जो सिखाने लगी और नितिन अपनी पत्नी के कहने में आकर अपनी माँ और बहन को छोड़कर जो विदेश चला गया। अब नितिन विदेश चला गया, लेकिन वह हर महीने अपनी माँ और बहन के लिए पैसे भेज देता था। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत गया तो बैंक वालों ने नितिन को फोन किया कि आप जो पैसे भेजते हो वो कोई लेने नहीं आता है, तो इसलिए आप अपने पैसे ले जाइए। तो नितिन तुरंत इंडिया आया और बैंक से पैसे लेकर अपने घर गया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संतोष जी अपनी छोटी अपाहिज बेटी नीतू से बहुत प्यार करती थी। अब वो 15 साल की हो गई थी, लेकिन फिर भी संतोष जी अपनी बेटी को अपने हाथों से खाना खिलाती थी। हालांकि यह उनके लिए जो कठिन परीक्षा थी। भगवान ने उसे बड़े समय बाद बेटी दी थी। उसका बेटा अपनी छोटी बहन से 15 साल बड़ा था और उसे अपनी छोटी बहन नीतू से जरा भी प्यार नहीं था। हर समय वह अपनी बहन को घृणा की दृष्टि से देखता था। जब नीतू पैदा हुई और नितिन ने अपनी बहन को देखा तो वह जो तरह तरह का मुंह बनाने लगा, क्योंकि नीतू जन्म से ही अपाहिज थी। दाईं टांग बाईं टांग सूखी और छोटी थी। यह देखकर नितिन ने अपनी प्यारी सी बहन को नापसंदगी से देखा था और फिर अपनी बहन को देखकर पीछे हट गया। संतोष जी ने नितिन को बहुत समझाया कि बेटा, यह तुम्हारी छोटी बहन है, इससे प्यार किया करो। लेकिन वो कहने लगा, ये कैसी बहन है, मुझे ऐसी टूटी फूटी बहन नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। यह कहकर नितिन हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकल गया था। संतोष जी का तो पहले से ही रो रो कर बुरा हाल था। जब जन्म के बाद उन्हें यह पता चला कि उनकी बेटी की दाईं टांग बिल्कुल सिकुड़ी हुई है और वो चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की मर्जी में जो खुद की राजी कर लिया कि जैसी भगवान की मर्जी है और अपनी बेटी को अपना लिया। लेकिन नितिन ने तो देखते ही नीतू को बहन मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन संतोष जी के पति जितेंद्र जी ने बेटी को बाहों में लेकर प्यार जरूर किया था। वो कहने लगे थे कि भगवान की यही मर्जी थी संतोष ने भी एक गहरी ठंडी सांस ली और भगवान की दी हुई इस परीक्षा को खुशी से स्वीकार कर लिया। संतोष जी ने सोचा कि अभी अभी नितिन ने जो छोटी बहन को देखा है तो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, खून का रिश्ता जोश मारेगा, फिर वो अपनी छोटी बहन से प्यार भी करने लगेगा, इसका ख्याल भी रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नितिन ने तो उसकी शक्ल को देखना भी गवारा नहीं किया था। जब भी उसे देखता तो नितिन के माथे पर बल पड़ जाते। कभी नीतू रो रही होती और संतोष किसी काम में व्यस्त होती तो नीतू से जो वह कहता कि माँ, आपकी बेटी जो रो रही है उसे उठा लो या दूध पिला दो, उसे गोद में पकड़ लो। तब संतोष कहती, अरे बेटा, तेरी छोटी बहन है, अगर रो रही है तो तू उसे गोद में उठा ले, उसे प्यार कर, मैं किचन का काम संभाल लूँ।
तो नितिन कहता था, मैं नहीं पकड़ता इस लड़की को, यह तो लोमड़ी सी लगती है, मुझे यह अच्छी नहीं लगती। यह कहकर वो टीवी देखने लगता। अब संतोष जी बेचारी क्या करती। उधर नीतू बिलखती रोती रहती, लेकिन उसके भाई के अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। संतोष जी को ही आकर अपनी बेटी को उठाना पड़ता था। वो उससे कहती कि देखो नितिन, कितनी बुरी बात है, तुम्हारी छोटी बहन है ये, और वह अपने बेटे को तरह तरह से समझाने की कोशिश करती, लेकिन नितिन भी आड़े टेढ़े मुंह बनाता रहता और कहता, जब मेरे दोस्त मेरे साथ घर आते हैं तो इसको कमरे में बंद कर दिया करो मम्मी, वो इसे देखेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। नितिन की बहन कैसी अजीबो गरीब है। यह बात सुनकर संतोष जी को बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने नितिन का कान पकड़ा और कहने लगी, खबरदार, अगर आइंदा तुमने अपनी छोटी बहन को कुछ कहा तो। नितिन को एक तो अपनी बहन नापसंद थी, और दूसरा जब से वो पैदा हुई थी माँ बाप का ध्यान नीतू पर ही हो गया था, क्योंकि एक तो वह 15 साल बाद हुई थी और फिर मासूम थी, इसलिए दिल में उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग होना स्वाभाविक बात थी। लेकिन नितिन को यह बात पसंद नहीं थी। वह जब उसको देखता कि उसके माँ बाप अब नितिन की बजाय नीतू पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, तो वह अंदर ही अंदर नीतू से नफरत करने लगा था। एक बार नीतू जब 1 साल की थी तब बैठकर खिलौनों के साथ खेल रही थी। बेचारी चल फिर तो सकती नहीं थी, इसलिए जहाँ संतोष जी उसे बैठाती और उसके सामने खिलौने रख देती, नीतू वहीं बैठी खेलती रहती थी। नितिन उससे हमेशा दूर दूर रहता था। अब नीतू खिलौनों से खेल रही थी और नितिन पढ़ रहा था। जब नीतू का खिलौना थोड़ा सा आगे चला गया तो बेचारी हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। उसकी एक टांग ठीक थी, दूसरी बिल्कुल सिकुड़ी पड़ी थी, इसलिए रेंग कर खिलौना नहीं पकड़ सकती थी। अब नितिन की नज़र पड़ी तो वह यह देखकर मुस्कुराने लगा कि ये तो लंगड़ी है, किसी काम की नहीं है, अपना काम भी नहीं कर सकती, खिलौना तक नहीं पकड़ सकती, बजाय इसके कि वो खिलौना अपनी बहन के पास सरका दे। उसने वो खिलौना नीतू से और दूर कर दिया और हंसने लगा। कभी जानबूझकर जाते जाते जो नीतू के मुंह पर थप्पड़ मार देता तो नीतू रोने लगती। संतोष जी नितिन पर चिल्लाती थी, नितिन क्यों तंग करते हो बहन को, बजाय इसे संभालने के या इसके साथ खेलने के, तुम इससे लड़ते रहते हो। तब नितिन कहता कि माँ, मुझे यह लड़की अच्छी नहीं लगती, यह बहुत बुरी लगती है। समय ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नीतू थोड़ी बड़ी हुई तो संतोष जी ने प्राइवेट टीचर घर पर रख ली, जो नीतू को ट्यूशन देने लगी थी, क्योंकि अब वो स्कूल नहीं जा सकती थी और नितिन उसे अभी भी बहुत तंग करता था। नीतू एक जगह बैठी रहती, पूरी तरह वह संतोष जी के सहारे पर थी, उन्हीं के ऊपर निर्भर थी, वहीं उन्हें संभालती थी। अब नितिन की पढ़ाई पूरी हो गई तो वह काफ़ी अच्छी फील्ड में उसे नौकरी भी मिल गई, पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे। उसने अपने पापा से कहा कि अब आपको कमाने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, घर के हालात अच्छे होने लगे थे। वो अपनी माँ संतोष के लिए और अपने पिता के लिए चीज़ें भी लाकर देता था। बस एक नीतू थी जिसके लिए कभी वो खुशी से कुछ नहीं लाया था। बस उसकी माँ संतोष ही नीतू के लिए शॉपिंग करती थी। वो कहता था, माँ, इस लंगड़ी पर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ये चाहे कुछ भी पहन ले। खैर, समय ऐसे ही बीतने लगा था। एक दिन नितिन के पापा को हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटल ले जाते समय जितेंद्र जी ने दम तोड़ चुके थे। संतोष के लिए पति का सदमा बहुत बड़ा था, वो तो बिल्कुल टूट कर रह गई थी, और नीतू का भी यही हाल था। भाई का प्यार तो उसे कभी मिला ही नहीं, मगर नीतू के पापा उसे बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, उसके बहुत लाड उठाते थे। उसे शहजादी रानी कहते थे, राजकुमारी कहते थे। नीतू का भी रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार नितिन ने उस समय नीतू को तसल्ली दी थी, उसके आंसू साफ किए थे। वो नीतू भी अपने भाई से लिपटकर खूब रोई थी। बाप की खुशबू भाई से महसूस होने लगी थी। फिर उसने नीतू के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, कभी भी ये मत समझना नीतू कि तुम अकेली हो। मैं कोशिश करूँगा कि पापा जितना तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें प्यार दे सकूं। संतोष जी ने यह सुना
तो उन्होंने अपने बेटे का माथा चूम लिया और अपने बेटे को दुआएं देने लगी, आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। वो जानती थी कि अब बेटे की दया पर वो आ चुकी हैं। नितिन का व्यवहार शुरू में तो संतोष जी और नीतू के साथ बहुत अच्छा था। नीतू अब 15 साल की हो गई थी, लेकिन खाना उसकी माँ ही उसे अपने हाथों से खिलाती थी। अब वो बैसाखी के सहारे चल लेती थी, लेकिन यह तो संतोष जी भी जानती थी और नीतू भी कि उसकी कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी उसे अपनी पत्नी के तौर पर कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए सारी जिंदगी नीतू को या तो अपनी माँ के साथ गुजारनी थी और माँ के बाद भाई के साथ। इन्हीं दिनों नितिन को अपनी एक कलीग अच्छी लगने लगी थी। वो काफी अमीर परिवार की लड़की थी। यूं तो नितिन का भी अपना घर था, गाड़ी थी जो उसे ऑफिस की तरफ से मिली हुई थी। वह भी अच्छा सेटल था। इसलिए उसने अपनी माँ संतोष से कहा, माँ, मुझे नेहा पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। संतोष जी को भला क्या इनकार हो सकता था। उन्होंने नेहा का रिश्ता मांगा, जो एक्सेप्ट हो गया था। कुछ महीने में ही नेहा उनकी बहू बनकर उनके घर आ गई थी। लेकिन जैसी घृणा पहले नितिन नीतू को देखकर करता था, वैसी ही घृणा और नफरत नेहा की नज़रों में भी थी। वो नीतू से ऐसे पीछे भागती थी जैसे नीतू को कोई छूत की बीमारी हो और नीतू से जो नेहा को लग जाएगी। खाना नीतू के लिए जो नेहा बनाने लगी थी और संतोष जी का अब पूरा ध्यान नीतू की तरफ होता था। नीतू की टीचर अभी भी आती थी और नीतू को पढ़ाती थी। उससे वह कहने लगी थी कि 10th क्लास के बोर्ड के पेपर हैं, मैंने तुम्हारी तैयारी करवा दी है नीतू, तुम प्राइवेट ही पेपर दे दो। जब यह बात हुई तो संतोष जी ने नितिन से कहा, बेटा, पहले तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कहता था कि मैं इसे गाड़ी में बिठाकर एग्जाम दिलाने भी ले जाऊंगा। लेकिन रात को जब कमरे में आया तो नेहा ने उससे साफ कह दिया। वो कहने लगी, देखो नितिन, अपनी बहन से जरा दूर ही रहा करो, क्योंकि ये जन्मजात अपाहिज है और मैंने सुना है अगर ऐसी परेशानी हो तो दूर रहना होता है। ये ना हो कि कल को हमारा कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए। यह सुनकर नितिन कुछ परेशान हुआ तो नेहा कहने लगी, इसकी ज्यादा सेवा मत किया करो नितिन, और मुझे बताओ ये पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? इस पर इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है तुम्हें? सारी जिंदगी तो यह तुम्हारे ही सर पर रहने वाली है। ना तो इसकी शादी हो सकती है और ना ही यह शादी के काबिल है। जब तुम्हें ही सारी जिंदगी इसके खर्चे उठाने हैं तो क्या जरूरत है इसे पढ़ाई लिखाई करवाने की, फालतू के खर्चे उठाने की? अब इसे लेकर जाओगे तुम एग्जाम दिलाने तो तुम्हारे ऑफिस का कितना नुकसान होगा। इसलिए नितिन को वैसे भी शुरू से नीतू से कोई खास लगाव नहीं था। बस पापा के देहांत के बाद वह नीतू से हमदर्दी करने लगा था, जो उसकी पत्नी की बातों से अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। अगले दिन जब नीतू ने कहा, भैया, अगले हफ्ते उसके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो नितिन कहने लगा, कोई जरूरत नहीं है नीतू पढ़ने की। और फिर संतोष जी से भी कहने लगा कि माँ, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, अब मेरी पत्नी का भी खर्चा मेरे सर पर है, इसलिए आप नीतू का ट्यूशन छुड़वा दें। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करेगी ये, इसकी कौन सी शादी होनी है जो आप इसे अच्छी शिक्षा दिलवा रही हैं। संतोष जी कहने लगी, बेटा, पढ़ी लिखी लड़की का रिश्ता अच्छा आता है। नितिन बोला, आप छोड़े माँ, बस इसको घर के एक कोने में बैठी रहने दो, इतना ही काफ़ी है। संतोष जी ने कहा, अगर बेटा पढ़ लिख जाएगी तो कम से कम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करेगी। तो नितिन कहने लगा, जाने भी दो माँ, इसे क्या करना है, एक तो टांग से लंगड़ी है, ऊपर से पढ़ने में भी कमज़ोर है। मैं इतने खर्चे अब नहीं उठा सकता हूँ। बस आप नीतू का ट्यूशन छुड़वा दें, क्योंकि जो टीचर इस घर में पढ़ाने आती है उसकी फीस 2000 थी। बहरहाल संतोष जी ने नीतू की पढ़ाई भी छुड़वा दी। उस दिन नीतू बहुत रोई थी, क्योंकि ना तो वो दिमागी रूप से कमज़ोर थी और ना ही पढ़ाई में, ना ही कभी उसका कोई टेस्ट गलत होता था।
नीतू को पढ़ने का वैसे भी बहुत शौक था। वो चाहती थी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन अपाहिजी की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी। जाती भी तो लोग भी उसका वैसे ही मजाक उड़ाते जैसे उसका सगा भाई और भाभी उड़ाते हैं। वैसे भी सब उसे नापसंद ही करते और जैसे उसका भाई और भाभी उसे नापसंद करते हैं, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रख लिया था। संतोष जी अपनी बेटी नीतू की हालत अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे सीने से लगाकर तसल्ली देने लगी। लेकिन यह तो शायद अभी शुरुआत थी। नेहा अब हर मामले में टांग अड़ाने लगी थी। वो कहती थी कि माँ बेटी हम पर बोझ हैं, चलो सास को तो संभालना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह अपाहिज लड़की तो सारी जिंदगी हमारे सीने पर मूंग दलने के लिए रह गई है। सारी जिंदगी नितिन इसी को संभालता रहेगा तो कल को अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा। नीतू जब ऐसी बातें सुनती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, लेकिन वह अपनी माँ को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि जब से उसके पापा का देहांत हुआ था उसकी माँ बीमार रहने लगी थी। नितिन ने नेहा के कहने पर विदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया था। नितिन को बहुत जल्दी विदेश में नौकरी की ऑफर हुई और फिर फैमिली वीजा के लिए भी कहा गया था। यह सुनकर तो नेहा को सुनकर उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, जैसे वो तो हवा में उड़ रही थी। उसने इस खुशी के लिए जो अपने घर में एक दावत रखी थी और इसमें अपने सारे मायके वालों को बुलाया और खाना भी बाहर से ही ऑर्डर किया था। सभी कह रहे थे तुम तो बहुत भाग्यशाली निकली हो नेहा, और नितिन के बहुत से दोस्त भी इस दावत में आए हुए थे। वो कहने लगे कि तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारे लिए नितिन बड़ी लक्की साबित हुई है। अभी शादी को कुछ महीने ही हुए हैं कि तुम्हें जो विदेश में नौकरी की ऑफर भी हो गई और वह भी पूरी फैमिली के साथ जाने की परमिशन भी मिल गई। तुम्हारे घर वालों के तो ऐश हो गए। नेहा भी बहुत खुश थी कि जो कुछ नितिन को मिला है वो उसके भाग्य से मिला है। संतोष जी को भला क्या ऐतराज हो सकता था। फिर नेहा भी पढ़ी लिखी लड़की थी, जॉब कर चुकी थी, इसलिए ये सोचा कि वहाँ जाकर वो भी जॉब कर लेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो नेहा अपनी सास को तो साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन नीतू को नहीं। सास को भी इसलिए साथ ले जाना चाहती थी ताकि वो जॉब करे तो दोनों पति पत्नी पैसा कमाए और सास पूरे घर के काम काज करती रहे, क्योंकि वहाँ पर अगर वो कोई मेड रखती तो उसे बहुत महंगी पड़ती। इसलिए वो कहने लगी कि नितिन हम नीतू को साथ नहीं लेकर जाएंगे, वहाँ पर हम नए लोगों से मिलेंगे, वो लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे, तुम खुद सोचो। तो वो कहने लगा कि मैं क्या करूं नेहा, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, माँ और बहन को अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। तो वो कहने लगी कि माँ को कब छोड़ने के लिए कह रही हूँ मैं तो यह कह रही हूँ नितिन तुम माँ को अपने साथ विदेश लेकर जाएंगे, लेकिन नीतू का क्या है, उसे तो हम किसी भी अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं। वैसे भी ऐसी लड़कियां अनाथ आश्रम में पल जाती हैं, उन्हें चाहिए ही क्या होता है, बस 2 टाइम की रोटी, वो उसे अनाथ आश्रम में भी मिल जाएगी। देखो मैं वहाँ पर जॉब करूँगी, मेरा उठना बैठना बड़े लोगों में होगा, मैं नीतू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इसकी ननंद तो अपाहिज है, चल भी नहीं सकती। देखो नितिन मैं यह सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। नितिन तो चाहता भी यही था कि वो नीतू को अपने साथ लेकर ना जाए, लेकिन यह बात नितिन ने जब अपनी माँ से कही तो संतोष जी के तो होश ही उड़ गए। वो कहने लगी क्यों नितिन, मेरी बेटी क्यों ना जाए, तुम्हें तो वैसे भी फैमिली वीजा मिला है, तुम अपनी पत्नी माँ बहन को लेके जा सकते हो। तो वो कहने लगा नितिन माँ आप समझती क्यों नहीं है, फैमिली वीजा में मेरी पत्नी शामिल है या माँ बाप। अब आप बाप नहीं हैं तो सिर्फ आप जा सकती हैं, नीतू तो जा नहीं सकती, इसलिए ठीक यही है हम उसे अनाथ आश्रम में भिजवा देते हैं। माँ वहाँ पर बहुत अच्छी देखभाल होती है, वहाँ पर और भी इसके जैसी लड़कियाँ होंगी तो इसका दिल लगा रहेगा। यह बात सुनकर संतोष जी का दिल बैठ गया, उनके दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची और नीतू की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि उसका सगा भाई उसके लिए ऐसा भी फैसला कर सकता है। संतोष जी को इस बात का बड़ा ही अफसोस था, पर संतोष जी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह कहने लगी कि नहीं बेटा, मेरी बच्ची अनाथ आश्रम में नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसा करो तुम अपनी पत्नी के साथ चले जाओ और हम माँ बेटी को यहीं रहने दो।
हम अपनी गुजर बसर यहीं कर लेंगे। तब नितिन कहने लगा, माँ आप समझने की कोशिश करिए, ऐसे आसानी से तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। मुझे घर गिरवी रखना पड़ेगा या फिर बेचना पड़ेगा। इसके पैसे मुझे बैंक अकाउंट में शो कराने पड़ेंगे, तभी तो मैं विदेश जा सकता हूँ। संतोष जी ने जब यह सुना तो वह सब कुछ समझ में उनकी आ गया कि बेटा तो उसका आखिरी सहारा भी छीनना चाहता है। ये कहना था कि संतोष जी ने एक जोरदार थप्पड़ नितिन के मुंह पर दे मारा और कहने लगे कि जब तक बेटा मैं जिंदा हूँ इस घर को नहीं बेचूंगी, और ये घर वैसे भी मेरे नाम पर है। मैं इस घर को किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। नितिन उस समय गुस्से से पागल हो रहा था जब नेहा नितिन के पास आई और कहने लगी, नितिन तुम चिंता ना करो, मैं अपने डैडी से तुम्हें पैसे ला कर दूंगी, वहीं तुम बैंक में शो करवा देना। मेरा बाप इतना स्वार्थी थोड़ी है, मैं एक बार ही उनसे पैसे मांगूंगी तो वो दे देंगे। तब संतोष जी कहने लगी, जब तुम्हारा बाप अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो मैं अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं करूंगी। ठीक है, तुम अपने बाप से पैसे मांगो और वो ही बैंक में शो करवा के चले जाओ। हम माँ बेटी की चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब यह मौका नितिन खोना नहीं चाहता था, इसलिए अपने ससुर के पैसे उसने बैंक में शो करवाए और नेहा के साथ विदेश चला गया। शुरू में तो नेहा ने नितिन से साफ कह दिया था, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए घर नहीं बेच सकी तो तुम भी अपनी माँ का घर का खर्चा नहीं भेजोगे। नेहा ने भी वहाँ पर नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन नितिन का दिल नहीं माना। जो कुछ भी था, जैसा भी था, वो उसकी माँ थी और एक अपाहिज बहन भी थी। उनका खर्चा उठाने वाला कोई नहीं था, इसलिए नितिन ने बैंक अकाउंट में पैसे भेजने शुरू कर दिए थे और एक बार अपने दोस्त को भी यह संदेश भेजा कि उसकी माँ को बता दे कि उनके अकाउंट में पैसे हैं, वो हर महीने भेजा करेगा, इसलिए वो ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकती हैं। समय धीरे धीरे ऐसे ही बीत रहा था और एक साल बाद बैंक से जो नितिन को फ़ोन आया, वो कहने लगे कि आपके घर से कोई भी पैसे लेने के लिए नहीं आया और सारे पैसे आपके अकाउंट में वैसे के वैसे पड़े हैं। ऐसा करिए, आप आकर ये पैसे निकलवा लीजिए, क्योंकि आजकल बैंक में बहुत हैकिंग हो रही है और हमें डर है कि हमारा बैंक भी हैकिंग का शिकार ना हो जाए और फिर पैसे सबके मारे जाएंगे। आप अपने पैसे ले जाइए। नितिन ने जब यह बात सुनी तो वैसे ही उसे उसके ऑफिस की तरफ से 8 दिन की छुट्टियां मिली हुई थी। उसने नेहा से भी कहा कि हमें इंडिया जाना चाहिए। फिर दिल में माँ की मोहब्बत भी जाग उठी। 1 साल से ना तो माँ ने फ़ोन किया था और ना ही नितिन की हिम्मत हुई थी। फिर यह भी सोच रहा था कि अगर माँ और नीतू ने पैसे नहीं लिए तो घर का खर्चा कैसे चला रही होंगी, क्या कर रही होंगी। यह जिज्ञासा तो नेहा को भी बहुत थी। फिर जाके देख के बेटे के भेजे हुए पैसों के बगैर वो कैसे घर का गुजर बसर कर रही हैं। दोनों पति पत्नी सारे गिफ्ट्स लेकर इंडिया आए थे, लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो सामने का दृश्य तो उन दोनों के होश उड़ाकर रख दिए, क्योंकि घर का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ था। घर के आंगन में सिलाई मशीन रखी थी और नीतू भी एक सिलाई मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। कुछ औरतें कढ़ाई कर रही थीं और उसकी माँ सामने लड़कियों को सिलाई ठीक से करने के लिए कह रही थी। उन्होंने यह सब देखा तो हैरान रह गए। इतना बड़ा सिलाई सेंटर आखिर इन माँ बेटी ने खोला तो खोला कैसे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ बहन के पास पैसे कहाँ से आए। संतोष जी ने जब एक नज़र बेटे और बहू को देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। नितिन अंदर आया और सीधा माँ के पास आकर बोला कि माँ कैसी हैं आप। उन्होंने उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया। माँ नाराज थी तो वो कहने लगा, माँ ये सब। तब नितिन ने सामने सिलाई करती हुई औरतों को देखकर कहा, फिर कहने लगा कि मैं पैसे भेज तो रहा था माँ, तो फिर यह करने की क्या ज़रूरत थी। तब संतोष जी कहने लगी, हमें बेटा तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। कुछ गहने थे मेरे पास जो मैंने बेचकर सिलाई मशीन खरीद ली थी। सिलाई मुझे आती थी और फिर ऐसी औरतों को रखा जो सिलाई करना जानती थी। मैंने नीतू को भी सिलाई सिखा दी और अब हम एक बहुत बड़ा बुटीक चला रहे हैं। कपड़े सिलाई करके देते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। माँ बेटी का गुजर बसर बहुत अच्छा हो रहा था।
तुमने क्या समझा था बेटा? क्या तुम कोई भगवान हो? तुम हमें खर्चा नहीं दोगे तो हम मर जाएंगे। हम अभी जिंदा हैं क्योंकि पालनहार भगवान है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो और जब चाहो दोबारा विदेश जाना। हमें ना तो तुम्हारी कमाई की जरूरत है और ना ही हम तुम्हारे मोहताज हैं। भगवान अगर किसी से एक रास्ता छीनता है तो उसके लिए दूसरा रास्ता खोल देता है। मेरी बेटी की कढ़ाई किए हुए कपड़े और बनाए हुए कपड़ों की डिजाइन्स बुटीक वालों को बहुत पसंद आते हैं और सब कपड़ों की डिजाइनिंग नीतू ही करती है क्योंकि इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है और नीतू के डिजाइन किए हुए कपड़े बुटीक में हाथों हाथ बिक जाते हैं। हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं बेटा। भगवान की कृपा से हम खुश हैं। अगर वो हमसे कोई एक चीज़ छीनता है तो उसके बदले में ऐसी कृपा भी जरूर करता है कि जिससे हमारी वो कमी पूरी हो जाती है। और मेरी बेटी इतने पैसे कमा रही है जितना तुम शायद विदेश में नौकरी करके भी नहीं कमाते। घर में हर चीज़ थी, यहाँ तक कि कमरे में एसी तक लगा हुआ था। इसलिए हमें भगवान का हर हाल में धन्यवाद करना चाहिए और अपने अपाहिज बहन भाइयों का हौसला बढ़ाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनसे नफरत करनी चाहिए। और भगवान भी यह देखते हैं कि जो जिसके नसीब का है उसे मिल जाता है, चाहे विदेश में रहो चाहे देश में रहो। जैसा व्यवहार नितिन ने अपनी बहन के साथ किया, क्या वो जायज था? क्या नितिन को अपनी बहन अपाहिज बहन का साथ देना नहीं चाहिए था? क्या उसको छोड़कर जो उसे विदेश भागना चाहिए था? एक भाई का क्या कर्तव्य था? क्या भाई को ये सब बातें शोभा देती थी कि वो अपनी बहन और माँ को छोड़कर, जो कि बहन अपाहिज थी, उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी पत्नी के कहने में आकर? बहन को पसंद नहीं करता था। क्या ऐसा भाई होना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।